नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम तैयारी करते हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, विशेषतः उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं, नेट जेआरएफ वगैरह की। आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और वह ग्रंथ अब आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, अब जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट क्रमबद्ध रूप से बनी हुई है, आप वहां पे देख लीजिएगा। और 2-3 वीडियोस हैं, वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी, यानी आपको पूरी बुक निशुल्क रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा निरंतर आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, जो विद्यार्थी नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके निरंतर कुछ सवाल आ रहे हैं, उनके मन में कुछ संशय उठ रहे हैं। जो विद्यार्थी पुराने समय से चैनल से जुड़े हुए हैं उनको शायद उन प्रश्नों के उत्तर समय समय पर मिलते रहे होंगे, क्योंकि मैं वीडियोस जब आपके लिए डालती हूं, जब शुक्ल की पुस्तक मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो बीच बीच में जो भी नया सवाल आप मुझसे पूछते हो उसका मैं उत्तर देती रहती हूं। लेकिन बहुत से सवाल आपके ऐसे होते हैं जो आप कमेंट करते हैं और मैं उत्तर नहीं दे पाती, तो उन्हीं दोनों तीनों कुछ ऐसे कॉमन सवालों का चयन मैंने आज की वीडियो में किया है। आज आपकी कोई क्लास नहीं होगी, यानी मैं आपको कोई पुस्तक नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि आपके मन में जो तमाम संशय उठ रहे हैं अपनी सफलता को लेकर, परीक्षा को लेकर, रणनीति को लेकर, योजना को लेकर, उन सब के प्रश्न के उत्तर इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से देने का मैं प्रयास करूंगी। एक एक करके प्रश्नों को लेंगे और आपके सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर इन्हीं 3 प्रश्नों के अंतर्गत समाहित हैं। देखिए, जब मैंने ये पुस्तक शुरू करवाई थी तो बार बार आपको समझाया था कि भले ही अब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का काल है, लेकिन जैसे ही कोरोना का काल समाप्त होगा सभी राज्यों से वैकेंसीज आएंगी। एक तो लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई, यह भी कारण है। दूसरा, कुछ राज्यों में चुनाव, जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और विशेषतः युवा वर्ग को तो राजनीति हर तरीके से प्रभावित करती है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो इस समय विभिन्न राज्यों से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। आरपीएससी से आई हुई है, राजस्थान से आई हुई है, उत्तर प्रदेश में जीआईसी प्रवक्ता करके वैकेंसी आ गई है, हरियाणा से भी आई हुई है, शायद उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ से भी कहीं आई हुई है। कुल मिला के राज्यों के नाम न लेते हुए मैं ये कहूंगी कि अधिकतर में वैकेंसी आई हुई है और आगे पीजीटी की वैकेंसी आने की संभावना है। नेट परीक्षा की बात करें तो प्रति 6 माह में ये होती रहती है, हर 6 माह में आयोजित होती है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एक जो निश्चितता है वो हम मान के चल रहे हैं। अब इतनी सारी परीक्षाएं, ठीक है, अब इसमें 2 बातें मैं कहूँगी। जिन बहनों की शादी हो चुकी है उनके लिए फिक्स है, यदि कोई पारिवारिक बंधन नहीं है तो, जैसा कि मैंने कहा कि आज कोई हम एजुकेशनल वाली वैसी क्लास नहीं करेंगे। एक ये कॉमन से जो प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा, आपके मन में जो द्वंद्व उठ रहा है ना, मैं छूने का प्रयास करूंगी, जानने का, जो आपके कमेंट हैं जो आप लिख नहीं पाते हो वो मैं समझने का प्रयास करती हूँ, और जितना मुझे समझ में आ रहा है उस आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो अपने राज्य से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, वो लोग अपने राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगी तो वो परीक्षा उनके लिए मुख्य हो जाती है, यानी मस्ट हो जाती है कि भाई एक सीमा रेखा है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में मैं रह रही हूँ, अब इस समय वैवाहिक स्थिति है, बच्चे छोटे हैं, तो मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती। मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण देके बता रही हूँ, तो उत्तर प्रदेश से जो वैकेंसीज आएंगी मैं उनको ही देखूंगी। लेकिन जैसे भाई लोग हैं तो भाई लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हरियाणा में जॉब लगे, उत्तर प्रदेश में लगे, राजस्थान में लगे, जॉब पानी है, क्योंकि इस समय जॉब से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं है। अब बात आती है आपकी कि एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, ये प्रश्न उठ रहा है। कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, हालांकि मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि अब हम नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। अब भी हम क्यों चाहते हैं कि कोई उंगली पकड़ के हमें चलाए? क्यों चाहते हैं हम ऐसा? जब आप नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हो, नेट जो है ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, सारे राज्यों के जो परीक्षार्थी हैं उसमें भाग लेते हैं। तो जब आपने नेट क्वालिफाई किया है
तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से राज्य से परीक्षा देंगे, यदि आप दे सकते हैं। यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको सिर्फ नौकरी करनी है, चाहे किसी भी राज्य से करनी है, तो ये बात आप पे लागू होती है। नेट के सिलेबस से आगे जाके किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का सिलेबस हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हर राज्य का अपना पाठ्यक्रम होता है जो बीए में और एमए में निर्धारित होता है। उसके आधार पर कुछ रचनाओं में फेरबदल हो सकता है कि कुछ निबंध बदल जाएं, कुछ नाटक बदल जाएं, कुछ आपके उपन्यास बदल जाएं, बस इतना ही तो हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? आप क्यों इतना कंफ्यूज है? अगर आपने नेट कर रखा है और जॉब हमें पानी ही पानी है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, स्थिति अगर ऐसी है तो दीजिए ना। यूपी वाला भी आप भरिए, आरपीएससी वाला भी आप भरिए ना, कहाँ उसमें परेशानी आ रही है? हाँ, एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी आप नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? कि आप ये सोचें कि नेट क्वालिफाई कर रखा है तो राजस्थान वाली तो मैं आरपीएससी वाली दे लूँ और फिर उसी के साथ में कोई बैंक वाली परीक्षा भी देख लूँ। अच्छा, एसएससी के फॉर्म भी आ गए, अच्छा चलो मैं वो भी दे लेता हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो कोई भी परीक्षा आप पास नहीं कर पाएंगे, निश्चित मानिए। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक दोहा सुनाती हूँ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से एक लक्ष्य आप बना लीजिए, उसको साधने से आपके जीवन के जो संपूर्ण और लक्ष्य है ना वो सध जाएंगे। और सबको साधने की कोशिश करोगे ना तो वो एक भी नहीं साध पाओगे, बहुत सारों की तो बात छोड़ी। तो ये जो आपसे बार बार विद्वान लोग समझाते हैं ना कि एक ही परीक्षा का फॉर्म भर के उसी पे अपनी दृष्टि लगा दो, तो इसका तात्पर्य आप ये मत समझिए कि भाई पीजीटी का भर दिया तो बस पीजीटी भी देखनी है, नेट देनी नहीं है। नहीं जी नहीं, ये चीज़ नहीं है। समझिए, दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा समझिए इसको। हालांकि ये वीडियो मैं आपको आपके समक्ष दूसरी तरीके से प्रस्तुत करना चाह रही थी, लेकिन अब इतने सारे सवाल हैं ना आप लोगों के मन में, फॉर्म फिल करते समय कोई संशय ना रहा है, इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर देती हूँ। जब नेट जेआरएफ का सिलेबस आप उठा कर देख लीजिए, आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, है ना। नेट परीक्षा की तैयारी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ मिल जाएगा। तो नेट का सिलेबस उठा लीजिए। फिर आप जीआईसी प्रवक्ता का यूपी उत्तर प्रदेश, चलिए सरल शब्दों में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उसका सिलेबस उठा लीजिए। उसके बाद राजस्थान आरपीएससी का सिलेबस उठा लीजिए। ठीक, आपको पीजीटी का फॉर्म भरना है, मैं उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बात कर रही हूँ, सेकंड ग्रेड अर्थात टीजीटी को अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसका सिलेबस आप उठाइए, यानी जिस भी राज्य से आप हैं, जिस भी स्थान से आप फॉर्म भरने के आकांक्षी हैं, उसका सिलेबस उठा लीजिए। उसमें कॉमन बिंदुस देखिए कितने हैं, ठीक है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हिंदी की तैयारी आपको बस एक बार करनी है, सिर्फ एक बार। हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार ही पढ़ना है, चाहे आप नेट का दो, चाहे उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता बनो, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, आप राजस्थान में बनो, अरे दुनिया DSS भी दो, NVS दो, KVS दो, किसी में भी बनो, हिंदी साहित्य का इतिहास वही की वही है। काव्य शास्त्र के नियम वही रहेंगे, व्याकरण वही रहेगी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र वही रहेगा, आपके जो भाषा का विकास है वो वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और जब एक ही सिलेबस है तो क्यों नहीं देते आप परीक्षा? किससे डर रहे हैं आप बताइए, क्या डर है आपको? मैं मानती हूँ यदि आपकी सीमा निर्धारित है कि हमें उत्तर प्रदेश की देनी है तो फिर उसमें जान लगा दीजिए अपनी, डरिए मत, पीछे मत हटिए, ठीक है। माइंड में ये कंफ्यूजन मत लाइए कि एक साथ इतनी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर। यदि सिलेबस एक है तो क्या फर्क पड़ता है कि पीजीटी देनी, क्या फर्क पड़ता है नेट देना है ना। हाँ, अपनी पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखिए, जिस कार्य से आपके परिवार को कष्ट हो, आपकी अंतरात्मा जिस कार्य की गवाही न दे, उस कार्य को मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नौकरी पाने के चक्कर में आप परिवार छोड़ के कि नहीं मुझे तो नौकरी करनी, चाहे परिवार छूटे तो छूटे। विशेषतः मैं महिलाओं के संदर्भ में ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा, है ना, ज़रूरी नहीं है जिसमें मतलब जो सही हो वो करिए। कुल इसमें मैं इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर टॉपिक से हम भटक जाएंगे, ठीक है। दे सकते हैं। तो ये हो गई, एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनका सिलेबस एक है और जिसमें हिंदी आपका अपने विषय के रूप में चुनाव किया है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक परीक्षा का में आप इतिहास से कोई टीजीटी देने की सोच रहे हैं और हिंदी से पीजीटी देने की सोच रहे हैं या कुछ, तो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन सिर्फ हिंदी को आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं आप दे सकते हैं। ये जो रिंकू रानी जी करके डेली कमेंट आता है रिंकू आपका, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो एमए कर रही हैं, ठीक है। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। एमए कर रही हैं,
चैनल्स पे साथ साथ उन्होंने नेट जेआरएफ की तैयारी करी। एमए करते हुए ही उन्होंने नेट भी क्लियर कर लिया, जेआरएफ भी क्लियर कर लिया। उसके बाद उन्होंने शायद पंजाब से वैकेंसी आई थी, वहाँ से उन्होंने पीजीटी का भी फॉर्म डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर एमए बहुत सी जगह केंद्र वालों में और अधिकतर राज्यों में एमए है। हालांकि राजस्थान में बीएड मांगा जाता है। एमए के आधार पर उन्होंने वो भी पेपर दे के आएंगे। और पढ़ा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, यही रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। एक ये सवाल का जवाब हो गया। किताबों पे बाद में आएंगे, पहले तीसरे सवाल को लेते हैं, नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उनका चयन करिए। ठीक है, शुक्ल की बात करें तो जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैंने हाईलाइट करवाए हैं। कौन कौन सी और चीजें महत्वपूर्ण है उनको भी मैं अंडरलाइन करवाती जाती हूँ। वो सब आप रजिस्टर में एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि आदिकाल में प्रकरण 1 में ये है, आदिकाल में प्रकरण 2 में ये। प्रकरण याद रखना जरूरी नहीं है, सीधा सा बनाइए आदिकाल। ठीक है, ऐसे 4 उसमें डिवाइड करिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का थोड़ा लंबा चलेगा। इस तरीके से जो उसमें प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं उनको लिख लीजिए। कुछ पन्ने छोड़ते चलिए, जब भी नोट्स बनाए कुछ छोड़ते चलिए। जो और भी, अब ये शुक्ल की पुस्तक से शुक्ल के विचार जान लिए। इसके अलावा सरल इतिहास करके पुस्तक भी आपको पढ़ाई है, वहां से जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। शॉर्ट में नोट्स बनाइए, ये रचनाकार, ये रचना, तो वो एक तरीका है। बाकी इस पर एक अलग से वीडियो भी ला सकती हूँ मैं, जल्दी ही कोशिश करूंगी लाऊं, लेकिन शॉर्ट में अभी बता दे रही हूँ। ठीक, इसके अलावा यदि आपके पास किसी संस्थान के नोट्स हैं तो उन नोट्स से भी को भी शॉर्ट फॉर्म में उसी पेज पे ऐड कर लीजिए। यानी आपके 2-3 पेजों में आदिकाल हो जाना चाहिए, बस उतना ही पढ़ के जाना है। पूरी रामायण हमें परीक्षा से पूर्व नहीं पढ़नी है, परीक्षा से पूर्व केवल हम शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे चित्र बना के एक ऐसे कोई बना दिया बस कि ये 4 काल है, यहाँ आपने लिखा आदिकाल, ये भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इसकी समय सीमा ये है, इसकी समय सीमा ये, इसकी ये, ऐसे करके शॉर्ट में ऐसे एक कुछ इस इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसे बनाइए नोट्स कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, और जब आप कोई भी वीडियो देखें, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा प्रश्न जो मिले जो आपके नोट्स में ना हो, तो उसको तुरंत रजिस्टर खोल के वहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपके परीक्षा तक एक अच्छा मैटर तैयार हो जाएगा। बाकी चैनल पे काफ़ी कुछ उपलब्ध है नेट जेआरएफ के लिए, तो काफ़ी कुछ उपलब्ध है चैनल पे। जैसे कि आरपीएससी के सिलेबस की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के, तो उसके जो उपन्यास, नाटक, निबंध वगैरह लगे हुए हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो नेट के लगे हुए हैं। नेट के सिलेबस से बहुत सारी यूपीएससी की में जो कहानी लगी हुई है या जो रचनाएं, वो भी नेट के सिलेबस में है। आपका जीआईसी प्रवक्ता वाली रचनाएं भी नेट के सिलेबस में है। तो कुल मिला के चैनल पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि अपने चैनल के बारे में बता रही जी, मैं आपको अपने चैनल के बारे में तो बताना निश्चित मतलब ज़रूरी है यार कि मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि फिर आप लोगों का प्रश्न आएगा कि किताबें कहाँ से खरीदें। ये चीज़ हो गई। पहला प्रश्न जो यहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किताबें कौन सी पढ़ें, तो इसका उत्तर नेट परीक्षा की तैयारी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकें करके वीडियो बनाया हुआ है। वो आप लोगों को 5-10 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, वो सिर्फ पुस्तकों से रिलेटेड है। 2 सवाल हैं इसके अंदर, एक हिंदी की अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं, और दूसरा ये होता है कि कौन सी पुस्तक को पढ़कर हम परीक्षा पास कर लें। 2 प्रश्न अलग अलग है ना। अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और एक साथ कई सारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही बार में प्रमाणित पुस्तक पढ़िए, उस पुस्तक को 10 बार पढ़िए। ठीक है, पूरी तरीके से इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी शुक्ल की पुस्तक से हो जाती है, उसको माध्यम बना के पढ़िए। उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो बहुत सारी पुस्तकें और पढ़िए ना। नगेंद्र में से रीतिकाल पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये उस वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। तो वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, संशय दूर हो जाएगा। सारी उसमें है आपकी, व्याकरण वाली भी, काव्य शास्त्र वाली भी, गद्य विधाओं वाली भी। ठीक है, ये हो गया। अब एक पुस्तक के लिए जो आप पूछते हो बार बार, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है। देखिए मेरे पास वो पुस्तक कभी नहीं रही है ना, और मैंने जब नेट एग्ज़ाम पास किया है तो भी मेरे पास वो पुस्तक नहीं रही। मेरी तैयारी का आधार, या जो भी जितना कुछ भी मैं आपको करवाती हूँ, सबका आधार शुक्ल है और एक सरल इतिहास की पुस्तक है। वो दोनों ही मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दी हैं, यानी एक प्रमाणिक तौर पे कि मुझे लगता है कि इन पुस्तकों को पढ़कर पास की जा सकती है, तो वो ही आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब किताब देखिए,
किताबें बहुत सारी हो सकती हैं, अच्छी किताबें, लेकिन हमें किताब वो चुननी है जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सर्वाधिक प्रश्नों को टच करते हुए निकलती है, और वो शुक्ल की पुस्तक है। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो अभी आपको इंटरव्यू देना है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो भी आपको इंटरव्यू देना है, लौट कर पढ़नी आपको शुक्ल ही पड़ेगी। तो मैं यही आपको समझाऊंगी कि आप शुक्ल की पुस्तक खरीद लें। नहीं खरीदना चाहते तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बाकी तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि अगर आप किसी भी परीक्षा की जो हिंदी की हो उसकी योग्यता पूरी कर रहे हैं, जो भी उसमें मांगा है वो सारी, तो फिर आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है। और जो बहनें हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि एक बार सरकारी नौकरी लीजिए तो सही, परिवार फिर आपको सपोर्ट करेगा, है ना। बहुत सारी हैं, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के पास आते रहते हैं, शायद आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तभी इतना मुझे बता देते हैं अपने बारे में। तो मैं बस यही कहूँगी, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, करने देंगे नहीं करने देंगे बात की बात है। अगर आप परीक्षा दे सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो तो डियर प्लीज़ फॉर्म फिल करिए, है ना। बस बच्चे का ध्यान रखिएगा, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चे सफ़र नहीं करने चाहिए, ठीक है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगी तो इतनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी कि आप अपने बच्चे की परवरिश के लिए व्यवस्था कर सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय लीजिए। और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे जीआईसी प्रवक्ता वाला भरना है या आरपीएससी वाला जो भी है उसको करिए। नेट जेआरएफ का सिलेबस मुझे नहीं लगता इस समय चैनल पे इतना कुछ उपलब्ध है कि आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत है। फिर भी आप खरीदना चाहें आपकी मर्जी है। जितने लोगों से पूछिएगा वो सब अलग अलग पुस्तकें बताएंगे आपको, फिर उन सब में से देखिएगा कि कॉमन पुस्तक कौन सी बताई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से आप 10 साल पहले का वीडियो देख के या 5 साल पहले का वीडियो देख के अपनी पुस्तकों का चयन करें, नहीं। इस समय जो परीक्षा पद्धति चल रही है, वर्तमान में जिस तरीके का प्रश्न पत्र आ रहा है, उसमें सर्वाधिक प्रश्न किस पुस्तक से आ रहे हैं उसको देखकर ही आपको निर्णय लेना है, ठीक। नेट के लिए आप प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, साथ ही साथ आपके पुराने पेपर, आप नेट के पुराने पेपर आप किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और पीजीटी दे रहे हों तो वो, और ये जी है ना, तो वो आपके लिए पीजीटी अर्थात फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आरपीएससी या कौन सी है, वो सब सॉल्व करिए। जैसा कि मैंने कहा कि जब सिलेबस ही एक है तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास हमें सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है, तो वो आप वहाँ से हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी चीज़ टीजीटी या सेकंड ग्रेड जिसको आप कहते हैं, देखिए वो हमें को 10वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाने हैं वहाँ। तो वैसे तो विषय का विशेषज्ञ यदि आप हो तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो फिर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक है वो पढ़ लीजिएगा। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे भी पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शुक्ल को बैठ के समझें, या मतलब पढ़ लीजिए। देखिए शुक्ल को नहीं पढ़ो ऐसी तो कोई वजह मुझे लगती नहीं है, बट फिर भी नहीं पढ़ना चाहते चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ तभी तब आप सेकंड ग्रेड और टीजीटी दे रहे हो, ठीक है। अगर आप उससे उच्च स्तर पे पहुंच रहे हैं, पीजीटी अर्थात फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, तो भाई शुक्ल मस्ट है ना। मेरी बात पे संशय हो, पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसकी 2 चीज़ें है ना, ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं लिख पाऊंगी पता नहीं, पेन नहीं चलेगा शायद, 1 मिनट। 2 चीज़ें उसकी होनी चाहिए आपके पास, एक तो उसका सिलेबस, ठीक है, और दूसरा पुराने पेपर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप किस राज्य से हैं, ठीक है। जितनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उसका सिलेबस और पुराने पेपर आपके उस पर होने चाहिए, ठीक है। उनमें से छांट लीजिए, आपके नोट्स उसमें से छांट कर एक सिलेबस बना लीजिए कि इनमें कॉमन क्या है। मुझे तो पता है, आप अगर मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास सब में कॉमन है, तो बस उसको कर डालिए, अच्छे से अच्छी तरीके से तैयार कर डालिए, बस काफ़ी आधी लड़ाई जीत लेंगे आप, है ना। परीक्षा कितनी दे रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपको कितने युद्ध लड़ने हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके जो हथियार हैं, आपकी जो रणनीति है, आपकी ये जो योजना है, आपका जो शारीरिक क्षमता है, आपकी मानसिक क्षमता है, वो बेस्ट होनी चाहिए, तो आप युद्ध जीत सकते हैं ना। और यदि ये सब भी नहीं है ना, तो आप यार घर में मतलब एक आदमी से नहीं लड़ पाएंगे, आप एक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। युद्ध वुद्ध जीतना तो बहुत बड़ी बात है, और आज के समय में नौकरी प्राप्त करना भाई किसी युद्ध जीतने से कम भी नहीं है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे
कुछ और सामग्री के साथ, कुछ यूपी के कुछ पुराने प्रश्न पत्रों के साथ अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।